पहला टॉपिक हमारा है आज जो क्लास है वो हमारा टारगेट है कि 2-3 दिन में हम जून से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स करें और क्लास इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ बाई क्लास को रोक कर। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है बैन ऑन चाइना, चाइनीज ऐप या ऐप ऑफ चाइना, यानी बैन ऑन ऐप। तो ये टॉपिक है ये, और ये जो न्यूज है वो आपकी जुलाई की न्यूज है। बैन ऑन ऐप, जो एप्लीकेशंस हैं उन पे बैन किया गया था। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? ठीक है, तो पहली बात है कि किसी भी कंट्री का कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर इंडियन ऐप है या चाइनीज ऐप है या यूएसए का कोई ऐप है, तो उसके कंट्री में चल वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे रन करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज डिसाइडेड विल बी द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। वो उस कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि दैट एप्लीकेशन विल बी एक्सेसिबल, यस या नो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है। तो कौन कौन से ऐप हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं बनाएगा। क्वेश्चन ये होगा इसमें कि इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये होगा क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहली बात ये तो सबको पता है कि, है ना, व्हाई इंडिया डू, यानी इंडिया ने ऐसा क्यों किया, है ना, और इस पे चाइना का क्या रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ मेंस के, ये चीजें मेंस की हैं। इंडिया ने ऐसा क्यों किया और चाइना ने इस पे क्या रिएक्शन किया। तो आपको बता दूं कि इंडिया का जो करने का पर्पस था वो ये था कि दैट इज नॉट रिलेटेड टू कोविड-19। पहली बात, क्योंकि कोविड-19 के ये शायद 27 या 28 जून को किए हैं कई सारे ऐप। तो ban on Chinese app is not related to COVID-19, first thing. Second, that is related to the international relationship. बाउंड्री डिस्प्यूट, जो लद्दाख वाला डिस्प्यूट था, या जो भी इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट है, उनको लेके, डिस्कशन को लेके ये ऐप बैन किए थे। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गुस्से में कि भाई पूरे दुनिया में जो कोरोना है वो चाइना ने स्प्रेड किया, ऐसा नहीं है। तो जो बैन किया गया है, डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट डिसीजन हैज टेकन फॉर द इंटरनेशनल पार्ट, was the part of international policy या इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद इंडिया एंड चाइना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यूएसए और इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है यूएसए और चाइना की, सॉरी इंडिया और चाइना को, उसको लेके डिसीजन लिया गया। सेकेंड हम बात करते हैं द इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी आईटी एक्ट, ये क्या है इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 बातें समझना है। फर्स्ट थिंग कि किसी भी कंट्री का कोई एप्लीकेशन है, अगर वो किसी कंट्री के मोबाइल में या एप्लीकेशंस में रन करेगा या नहीं करेगा, दैट डिसाइडेड बाय द पर्टिकुलर कंट्री गवर्नमेंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इंडिया ने जो चाइनीज ऐप बैन किए हैं, that is was the result of international relationship with India and China, not the COVID-19 situations. COVID-19 को लेके ऐसा नहीं था। उसके बाद हम सीधे करते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 20, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 20 2000। तो 2000 की जो पॉलिसी है उस पे ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये किसका एक्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, पहली बात है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट पॉलिसी adopted in
2000 में पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया था। इसमें 3 सिचुएशन थी, 3 कंडीशन थी। पहली बात है, हाँ, power to issue direction for public accessible any information through any computer resource। इस पॉलिसी ने ये पावर दिया। पहला पावर क्या था इसका? पावर टू इश्यू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग for the public access, हाँ, जो पब्लिक एक्सेस है उसकी बात की गई है। और ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर। ठीक है, यानी एनी कंप्यूटर से कोई भी किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन है वो, मतलब समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट द पावर, उनको ये पावर मिला हुआ है, इश्यू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। भारत सरकार को इस एक्ट में पावर मिला है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो वो कंप्यूटर रिसोर्स से पब्लिक तक पहुंचती है उसको वो ब्लॉक कर सकता है। पहली बात, फर्स्ट थिंग ये है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा उन्होंने कि जिस तरह का वो सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट ब्लॉक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट को भारत सरकार चाहे तो इंडिया के डिवाइसेस में या इंडिया के जो कंप्यूटर रिसोर्सेस हैं उसमें वो एक्सेसिबल नहीं होगी। लाइक अगर मान लीजिए एक बार आपको कई सारी चीज जैसे ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे थे, टिकटॉक ऐप नहीं हो रहा था, या बहुत पहले एक बार आया था पोर्नोग्राफी के लेके कि इंडिया में जो पोर्न मूवी है वो एक्सेसिबल नहीं होगी। तो अगर कोई भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ब्लॉक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके अगर कोई मैटर आ रहा है तो हमारे कंप्यूटर में या हमारे डिवाइसेस में या हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें एक्सेसिबल नहीं होगा। तो किसी सब्जेक्ट को भी वो ब्लॉक कर सकते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या थी, अगर किसी भी कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, अगर इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, shall be punished with any for a term may extend to 7 years। तो अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है उसमें 7 साल की जेल हो सकती है किसी व्यक्ति को। ठीक है, और ये चीज आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बोला था जब हाथरस वाला केस हुआ था, हाथरस जो रेप केस था, जैसे हम लोगों ने सबने सुना, तो उसमें कोई फैमिली के इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने बोला था कि जो विक्टिम है ना, उसके फैमिली का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई किसी रिलेटेड तरह का फोटोग्राफिक, वीडियोग्राफिक, एनी रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई मीडिया में लीकेज नहीं होगा। तो नहीं हुआ, आज तक किसी ने नहीं पता चला कि व्हाट वाज द रियल पिक ऑफ विक्टिम्स, जो लड़की थी उसका रियल पिक क्या था अभी तक किसी को नहीं पता। तो इसी मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर कोई यूट्यूबर या कोई मीडिया वाला या कोई भी सोर्स अगर उसको फोटो को पब्लिश करता है या उसके फैमिली वालों को की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो सर माइक म्यूट करा दीजिए। अभी मैं खुद ही बंद करता हूँ, जब नहीं ज्वाइन करते ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है,
हाँ, तो क्या लिखा, इफ पर्टिकुलर पर्सन not follow this rule, that will be punished, that may be 7 years। तो वो 7 साल की उसको सजा भी हो सकती है और इससे और भी कुछ हो सकता है। एक बात ध्यान रखना है कि पनिशमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है वो जेल के साथ में आपको इकोनॉमिकल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, आर्थिक दंड, इस तरह से। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हमें फर्स्ट पहली बात थी कि इंडिया बैन चाइनीज ऐप, है ना, कौन सा ऐप किया कौन सा नहीं किया, दैट इज नॉट मैटर। मैटर इज व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द रीजन। तो रीजन वाज इंटरनेशनल रिलेशनशिप या बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट वाज द रीजन। एंड सेकंड, व्हाट वाज द रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो गलत ही होगा, उन्हें बुरा तो लगेगा ही। तो बहुत सारी चीजों को इंटरनेशनल लेवल पे, और चाइना तो वैसे ही हमारा फ्रेंड नहीं है, तो उन्होंने भी रिएक्ट किया और बहुत सारी चीजें हुई। तो फिर बात आती, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो भारत में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो 2000 वाला अभी एप्लीकेबल है। और इस एक्ट में या ये लॉ भारत सरकार को ये पावर देता है कि वो किस इंफॉर्मेशन को पब्लिक पास जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। दैट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट के तहत। दूसरी बात कि हाँ, ब्लॉक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, वो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर कोई उसको अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है, देन दैट विल बी पनिश्ड फॉर द 7 ईयर। तो 7 साल की वो पनिशमेंट किया जा सकता है। तो ये, वरना आपको पता है मीडिया के लोगों कितना भागम भाग रहता है कि यार ये न्यूज पहले हम दे दें, ये हम दे दें, ये हम दे दें, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन, बात ये थी कि चाइना इज इन न्यूज, और दूसरा था कि चाइना एंड इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी अक्साई चीन, है ना, अक्साई चाइना, दैट वाज इन न्यूज, अक्साई चाइना दैट वाज इन न्यूज। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि हम लोगों ने जो ऐप थे उनको बैन किया, और दैट ऐप को बैन किया है, और क्वेश्चन यूपीएससी क्या बनेगा, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन बनाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्वेश्चन ये होगा आपका यूपीएससी का। बात यहां से चली इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट को लेके, किसमें डिस्प्यूट है, अक्साई चीन एरिया को लेके डिस्प्यूट था, और उसके बदले हमने उनके एप्स को बैन किया। और उस ऐप के बैन करने के लिए न्यूज में क्या आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो क्वेश्चन विल बी ये। अब होगा क्या, कुछ लोग इसी को देखते रहेंगे, कौन सा ऐप हुआ है, अरे ऐसा कुछ नहीं बनेगा, कौन सा ऐप उन्होंने बैन किया कि नहीं किया, क्वेश्चन आएगा ये। हाँ, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस रिलेशनशिप को लेके। तो ये था आपका। फाइनली आपको टॉपिक क्या देखना है एग्जाम के लिए, टॉपिक ये है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यू, और उसमें भी क्या है कि व्हाट इज, इसमें क्या क्या प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं, किस किस से बात की गई। तो 3 बातें थी इसमें, किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन है वही जा सकती है जो गवर्नमेंट चाहे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 या आर्टिकल 24 की जो हमारा एक राइट है, राइट टू स्पीच, तो ये भी है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी फ्रीडम, आपके फंडामेंटल राइट्स को बाउंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को आपको बाउंड करता है, that foundation is for the peace and safe integrity of India, है ना। जो भी बाउंडेशन लगाई जाती है वो हमारी सेफ्टी के लिए होती है, इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है
चाइना ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो ये अच्छा एक चीज अभी न्यूज में था, एक कुछ पॉइंट्स हैं उनकी हम बात कर लेंगे, कभी न्यूज में बन सकता है ये, शायद आपने देखा होगा ये न्यूज में कि हाँ ये था वर्ड था उसमें, और दूसरा एक तो और था इसमें, ये है क्या, किसी को पता है ये क्या है? सॉरी, इटर्नल, ये चीज क्या है? दैट टर्म इज रिलेटेड टू द साइबर क्राइम, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन है तो साइबर क्राइम से, तो बन्ना क्राई एंड पेटिया एंड इटर्नल ब्लू, दैट टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू साइबर अटैक। तो ये ध्यान रखना है कि ये साइबर अटैक से रिलेटेड है ना, ये साइबर अटैक से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन बन सकता साइबर अटैक को लेके, इंडिया अभी जो है अभी यूएसए में चल रहा है डिस्प्यूट, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि दैट इज स्टेप टेकन बाय चाइना, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट कह रही है कि दैट इज स्टेप टेकन बाय रशिया, तो ये भी साइबर अटैक को लेके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इस क्लास का मेन पर्पस ये है, प्रीलिम्स ऑफ 2021 मेन फोकस ये, इसलिए कुछ ऐसे चीजें बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेणुगोपाल, सॉरी वेणुगोपाल। क्या है ये वेणुगोपाल, सुना है ना? वेणुगोपाल, वेणुगोपाल इज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। The term of Venugopal extended for 1 year by Central Government of India। मतलब वेणुगोपाल हैं, वो कौन है? एजी, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is appointed by President of India, is appointed by President of India, by President of India for 3 year, ठीक है, फॉर 3 year। तो वेणुगोपाल इसलिए न्यूज में है कि वेणुगोपाल का 1 साल जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया है। किसने बढ़ाया है? तो इसको अभी इनका जो टाइम है उसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, तो उनके टाइम को एक्सटेंड किया गया है, और एक्सटेंड किया गया है, और कितना एक्सटेंड किया गया? 1 year, 1 year किया गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। कुछ बात चली थी वेणुगोपाल से, हु इज वेणुगोपाल नेवर will ask in your exam, question will be about the Attorney General of India। तो Attorney General of India is a law highest या highest law officer, that is a highest law officer, ये सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, और जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और ये 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या हो सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद बनेगा क्वालिफिकेशन ऑफ बिकम, तो क्या होना चाहिए? जो ठीक है, तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या है? दैट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट इन 5 years, एडवोकेट, वही सारी कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो कुछ मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं,
3 ईयर का टर्मोलॉजी होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता है वो न्यू दिल्ली में है। अच्छा ठीक, सुधी बात कर लेते हैं ड्यूटी ऑफ एजी क्या होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ड्यूटी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्यूटी पे। क्या क्या इनकी ड्यूटी होती है, क्वेश्चन होगा विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट या इज नॉट ट्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड, या मतलब कौन सा जो कथन है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में सत्य नहीं है। तो क्या होगा इसमें, पहला इसका ड्यूटी है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स। लिख लीजिए, टू गिव एडवाइस to the government of India in legal matters। पहला ड्यूटी है to give advice to the government of India in legal matter, यानी ये भारत सरकार को कानूनी मुद्दों पर सलाह देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट, और एनी हाई कोर्ट्स on the behalf of government, so we can say Attorney General of India is advocate of government। सिंपल कह सकते हैं, यानी भारत सरकार का कोई मैटर होगा तो उसके लिए एडवोकेट की तरह ये काम करेंगे। ये सुना था कि केशवानंद बनाम भारत सरकार, तो भारत सरकार से जो एडवोकेट गया होगा, जो जाते हैं तो सीधा सीधा टू अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो वी कैन से एडवोकेट जनरल इज एक्ट एज अ एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एज ए एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये सरकार के वकील के तौर पे काम करते हैं, है ना। और अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल is according article 143। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज अकॉर्डिंग 143, यानी 143 अनुच्छेद के तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 से बनेंगे इसमें। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स, एंड सेकंड वो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट की भूमिका निभाते हैं या उनका मतलब वकील के रूप में काम करते हैं। और तीसरा ये बन सकता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो किस आर्टिकल में अपॉइंटमेंट करते हैं, तो दैट इज 143। ओके, तो एक बात ध्यान रखना है, जो इंडिया में जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो 3 होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सब जनरल ऑफ इंडिया, इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना है ऑफिस है वो दिल्ली में ही होता है इनका। तो ये था। अब बताएं यहाँ से कोई दिक्कत हो किसी को तो। न्यूज में थे कौन, वेणुगोपाल, बात कहां पर आ गई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। तो क्वेश्चन में भी 143 आर्टिकल, और क्वेश्चन में भी हु हैज पावर द एक्सटेंड टर्म, तो द पावर ऑफ एक्सटेंड टर्म हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रखता है पावर किसके पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और क्या टर्मोलॉजी है, दैट इज 3 ईयर, 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर AGI, एलिजिबिलिटी एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज, जो एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की जज की होती वही। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा कैंडिडेट, ऐसा ऑफिसर that work as a legal process at the level of India, है ना।
अगर कोई भी लीगल ऑफिसर है इंडिया लेवल पे काम करता है, इंडिया लेवल मींस दैट में बी इंडिया, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस उड़ीसा, है ना, एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कर्नाटका, दैट इज इंडिया लेवल इश्यू. If any officer appointed for like that purpose, if legal process, that always eligibility will be as the judge of Supreme Court. ये बात ध्यान रखना है, उसकी एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के बराबर होनी चाहिए अगर वो इंडिया लेवल पे काम करता है. इंडिया गवर्नमेंट टू स्टेट एंड स्टेट टू स्टेट, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हमेशा रहेगी एज ए judge of Supreme Court if that matter is related to the legal process. ये ध्यान रखना है आपको. Like अगर बात करते हैं crime से related, if anybody work against the crime at India level, always highest officer will be related to the Indian Public Service Commission, IPS, like CBI chief, RAW chief, है ना, या फिर बात करते हैं हम इनकम टैक्स की तो IRS ऑफिसर. तो ये थोड़ी सी बात है जो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगी कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट बात, दैट वाज वेणुगोपाल. नेक्स्ट टॉपिक, कोई मैं आपको आपकी वॉइस को एक्टिव करता हूं. इफ एनी डाउट, ओके, नाउ यू आर एक्टिव इन वॉइस. अगर फिर से लगे तो बंद कर देंगे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है. तो नेक्स्ट हम, हाँ, for this topic, in this topic for mains exam, the question may be like the Attorney General of India is the chief of legal advisor. क्वेश्चन हो सकता है आपके मेंस में पूछा जा सकता है. एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस. तो मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो मेंस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझ लेना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस. दैट क्वेश्चन में भी 150 वर्ड, मे बी 125 वर्ड. तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं आप मेंस के पर्पज से, इसको अगली बार देना है प्रीलिम्स, इसलिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 46 मिलियन गर्ल्स वेंट मिसिंग इन इंडिया. मेरी बात समझ रहे हैं? 40 मिलियन गर्ल्स वेंट मिसिंग इन इंडिया, यानी 40 लाख, 46 मिलियन गर्ल्स, समझ रहे हैं? 46 मिलियन गर्ल्स, ठीक है, मिसिंग इन इंडिया. तो ये ध्यान रखना है कि ये मिसिंग इन इंडिया. Who said the release a report, the state of world population 2020. एक रिपोर्ट रिलीज हुई है. रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम क्या समझ लीजिए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. क्या है? स्टेट ऑफ द, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, ठीक है, पॉपुलेशन 2020 दिख रहा है आपको इसमें. हाँ, तो ये रिपोर्ट रिलीज हुई है. और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु रिलीज दिस रिपोर्ट, है ना, दिस रिपोर्ट कौन इसको रिलीज करता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है. तो दैट रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसके द्वारा ये रिलीज की गई. तो दैट इज बॉडी रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड.
तो ये एक उसने ये रिपोर्ट किया है और उसने बोला है 142.6 मिलियन, क्या बोला इन्होंने, 142.6 मिलियन गर्ल्स मिसिंग इन वर्ल्ड, यानी 142.6 मिलियन फीमेल्स या गर्ल्स मिसिंग in world, highest missing girl in China, highest, चलिए हम इसमें हम फर्स्ट नंबर पे नहीं है, चाइना में जो गर्ल्स हैं वो कितनी मिस हुई हैं, 40, हाँ चाइना में जो मिस हुई है वो है 72.3 मिलियन। ओके, इन इंडिया में तो पता ही है ना, तो 46 मिलियन। इंडिया में सेकंड पोजीशन है इस रैंक में, समझ रहे, दैट इज नॉट रैंकिंग हैप्पीनेस। तो ध्यान रखना है कि खैर ये डेटा कभी काम आ सकता है, दैट इज टॉपिक रिलेटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन, तो इस बार क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ओके, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है मेंस के पर्पज से कि आउट ऑफ 7.1 मिलियन एक्सेस फीमेल डेथ 02, इस तरह इम्पैक्ट ऑफ द सेक्स सिलेक्शन, इम्पैक्ट ऑफ द सेक्स सिलेक्शन, तो ये भी बन सकता है, सेक्स का मतलब है लड़का होगा लड़की होगी, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सारी चीजें भी हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रीलिम्स के लिए होगा वो यही होगा, who release the report is the state of the world population 2020, according this report India's position second for the missing girl, जो गर्ल मिस होती हैं उसमें सेकंड पोजीशन है, और मे बी आस्क डेटा, तो ये पूछा जा सकता है हु इज द फर्स्ट, ये पूछा जा सकता पहले पे कौन है, तो चाइना है। China question may be in your mains interview. India is a ट्रेडिशनल कल्चरल कंट्री, भारत के लोग चाहते हैं कि बेटा होगा तभी स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ है इंडिया में कि लड़का होगा तभी हम उद्धार होंगे, बट व्हाट इज द रीजन इन चाइना, चाइना में क्या रीजन है जो गर्ल्स के साथ मिसयूज हो रहा है उनका, चाइना का जो रीजन है दैट इज नॉट ए कल्चरल एनी ट्रेडिशनल, चाइना यूज गर्ल्स एज ए कॉमर्शियल कमोडिटी, यूज गर्ल्स एज ए टूल, यूज गर्ल्स एज ए ह्यूमन रिसोर्स, वो किसी में हो, ट्रैफिकिंग में हो, दैट में भी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो उनका कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा मान लीजिए किसी के, देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा कि ये आपने सुना होगा कि एक महिला आई और अपनी लड़की को स्टेशन छोड़ के चली गई, है ना, तो फिर वो खो गई, तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ एक चीज है कि महिला इसलिए छोड़ गई कि उसके पास 4 लड़कियां पहले से थी, तो इंडिया में ऐसा रीजन है कि कल्चरली ट्रेडिशनली हम इसको हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज रिलेट करोगे तो समझोगे, बट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बट व्हाट इज द रीजन इन चाइना, तो चाइना का रीजन ये है कि चाइना यूज फीमेल एज ए कमोडिटी, एज ए टूल, एज ए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, वो सिक्योरिटी में लगाता है, तो ये है। बट दोनों का रीजन अलग है, ये ध्यान रखना है, इंडिया का रीजन अलग है, चाइना का अलग है।
नेक्स्ट बात करते हैं कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट फॉर थर्ड मंथ, यानी कोर इंडस्ट्री में जरा, चलिए कोर इंडस्ट्री लिखते हैं पहले, कोर इंडस्ट्री, हाँ कोर इंडस्ट्री इन द पीरियड ऑफ कोविड-19, कोर इंडस्ट्री में जो पहली बात तो व्हाट इज द कोर इंडस्ट्री? कोर इंडस्ट्री इज ए मेजर 8 इंडस्ट्री। भारत में जो मेजर इंडस्ट्री हैं वो हैं मेजर इंडस्ट्री हैं, that is 8. Who decided that industry will be called by Government of India? Okay, Government of India. टॉपिक मेजर इंडस्ट्री है वो 8 इंडस्ट्री, ये चीज ध्यान रखना है, जो इंडस्ट्री है वो 8 है। और 8 इंडस्ट्री कौन कौन सी, एक बार हम उनको देख लेते हैं। और सिंपल सा है कि 8 इंडस्ट्री के नाम समझना है, और क्वेश्चन यही बनेगा व्हिच इंडस्ट्री इज नॉट रिलेटेड टू कोर इंडस्ट्री, या कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो देख लीजिए, पहले इंडस्ट्री के नाम इसमें है, 8 इंडस्ट्री है। तो एक है इसमें कोल, कोल है ना, एंड नेचुरल गैस, ये पूरा याद होना चाहिए आपको, नेचुरल गैस, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। एंड क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। उसके बाद इसमें है रिफाइनरी ऑयल, रिफाइनरी ऑयल। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजर, ठीक है ना, फर्टिलाइजर, हाँ फर्टिलाइजर। और हाँ फर्टिलाइजर। उसके बाद इसमें स्टील, स्टील और सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या है? सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो 8वीं है वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हाउ मेनी कोर इंडस्ट्री। तो कोर इंडस्ट्री इज 8 है। और अभी न्यूज में इसलिए है ओनली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दैट ग्रो ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड। बाकी सारी इंडस्ट्री में जो डिक्रीजनेस आई है, सारी इंडस्ट्री में स्लो डाउन हुआ है, बट ओनली फर्टिलाइजर कोर इंडस्ट्री ग्रो। तो ये चीज ध्यान रखना, केवल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जो ग्रो की है। और इसमें जो ये जो इंडस्ट्री है, पूछेगा कि रिफाइनरी लिखा था इसमें, हाँ पूछेगा कि वेट्स इन द IFC, यानी जो सबसे ज्यादा इसमें वेटेज है वो है फर्टिलाइजर का, जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ये था आपका कोर इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो की है, दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रो इसलिए क्योंकि हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे ज्यादा था, अभी भी है ना। हम मार्केट बंद कर सकते हैं, मॉल बंद कर सकते हैं, बैंक बंद कर सकते हैं, कोचिंग स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल बंद कर सकते हैं, बट हम खाना नहीं रोक सकते। तो फोकस एग्रीकल्चर पे बहुत था, और इसलिए जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसके इसमें ग्रो हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर। ये जून जुलाई की न्यूज है। तो जो फूड ग्रेन स्कीम है वो नवंबर थी। स्कीम का नाम सुन लीजिए क्या है, PM
PMGKAY, ये स्कीम का नाम है GKAY। तो पूरा नाम लिख लीजिए, क्या इसका है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नाम आपको क्लियर है, हो गया? क्या नाम है? कि प्रधानमंत्री गरीब, ठीक है, इससे गरीब कल्याण, है ना, कल्याण अन्न योजना, है ना, तो अन्न योजना। तो इस तरह से है, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, ये कब शुरू की गई है? ये शुरू की गई कोविड-19 के समय, और अनाउंसमेंट किया था हमारे प्रधानमंत्री ने। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर क्या है कि उन्होंने बोला कि हर एक पर्सन, है ना, 5 किलो 5 kg फ्री ऑफ राइस और व्हीट, 1 kg चना विल बी प्रोवाइडेड फ्री। क्या बोला उन्होंने? कि हम लोग, यानी इसमें 5 किलो क्या है? तो कब ये शुरू हुआ था? कोविड-19 के समय, कोविड-19 के समय हुआ था। और क्या प्रोवाइड किया जा रहा था इसमें? प्रोवाइड फूड ग्रेन, ठीक है। फूड ग्रेन मतलब होता है जो खाने का जो है, फूड ग्रेन, है ना, फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया। और कितना कितना किया जा रहा था इसमें, वो समझ लीजिए। तो 5 kg राइस और व्हीट, तो 5 किलो जो थे वो राइस ले सकते हैं या फिर व्हीट ले सकते हैं, एंड 1 kg चना, है ना, जो ये है चना है, वो 1 kg प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर व्यक्ति को। तो ये था फूड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। हाँ, अन्न ही होगा इसमें, गरीब कल्याण, हाँ, अन्न योजना। तो क्वेश्चन में भी क्या प्रोसीजर था उसमें? 5 kg राइस या व्हीट, 5 किलो आप गेहूं या चावल दे सकते हो, और 5 kg चना। तो अभी जो दैट वाज टिल फॉर जून लास्ट, बट जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी लास्ट जून में इसको एक्सटेंड किया गया टिल नवंबर। तो कभी यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। और इसमें ऐसा नहीं था कि वो किसी को स्पेशल था, वो सभी के लिए थे, ठीक है। और स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए थे, स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए दिए जा रहे थे। और जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में, उसके लिए क्यों मिलेगा ये, और अभी इसकी स्टेटस क्या है नहीं पता। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ओके, अब देखिए क्या इसमें है कि जो इससे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चीजें आ सकती थी उतनी मैंने करा दी हैं। और इससे कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है कि जितने इस टॉपिक हैं, उससे पहला मैंने टॉपिक आपको कराया जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहां से कराया, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें रिलेट कर रहा है ये अस की होमोजेनाइज्ड असमी नेशनलिज्म, होमोजेनाइज्ड असमी नेशनलिज्म, यानी जो असम, क्या बोलते हैं, असम का जो राष्ट्रीयवाद है, उसको लेके एक न्यूज आई थी, द असमी लैंग्वेज लर्निंग एक्ट 2020। अभी समझाते हैं ये क्या है। देखिए कि असमीज, हाँ, जो असमीज लैंग्वेज नेशनलिज्म है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, असमीज नेशनलिज्म। तो अभी वहां पे असमी नेशनलिज्म मतलब होता है कि पर्सन हु अवेयर अबाउट असमी कल्चर,
यानी जो आसाम की संस्कृति है उसके लिए वहां के लोग अवेयर हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंग्वेज ऑफ असम है, वहां के लोग चाह रहे थे कि जो गवर्नमेंट जॉब दिया जाए असम में, वो उन्हीं लोगों को दिया जाए जिनको असमी बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो, उन्हीं लोगों को दिया जाए। तो ये असम के लोगों का मूवमेंट था। ठीक, इसके लिए बस प्रॉब्लम ये थी कि असम में इनके अलावा भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं। उन्होंने बोला अगर असमी लैंग्वेज को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हो तो अदर लैंग्वेज को क्यों नहीं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द असमी लैंग्वेज प्रोटेक्शन एक्ट। तो असमी लैंग्वेज लर्निंग एक्ट क्या है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ मेनी या द ट्राइब्स ऑफ आसाम, आसाम की ट्राइब्स क्या हैं, उनको भी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या है ये। तो असमी नेशनलिज्म क्या है, अवेयरनेस अबाउट असमी कल्चर, यानी असम की संस्कृति के प्रति लोगों की जागरूकता या लोगों का राष्ट्रवाद, वो है असमी नेशनलिज्म। ठीक है। अभी ये रिसेंट में क्यों न्यूज में आया, क्यों ये ट्रिगर हुआ, क्योंकि अभी असमी लैंग्वेज लर्निंग एक्ट आया है। तो लिख लीजिए द असमी लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग एक्ट 2020। तो असमी लैंग्वेज लर्निंग एक्ट आया है 2020, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात है कि असमी जो लैंग्वेज है वो एक्ट क्या है, पहला लिखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। तो ऑब्जेक्टिव लिखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एंड एंश्योर लर्निंग ऑफ असमी एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन ऑल स्कूल। मेरी बात समझिए कि टू प्रोवाइड एंड एंश्योर लर्निंग ऑफ असमी क्या है, टू प्रोवाइड and ensure, to provide and ensure learning of Asmi in as a one of the language, है ना, Asmi language in school, यानी अब ये फाइनल कर दिया गया है कि जो असमी लैंग्वेज है वो कंपलसरी होगी असम के स्कूल में। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये उन पर लागू नहीं होगा जो शेड्यूल 6 में शामिल है, जैसे बोडो एरिया, कार्बी लॉन्ग एरिया, ये जो ऐसे एरिया हैं, ठीक है, नॉट इन 6 शेड्यूल्ड एरियाज, नॉट 6 शेड्यूल्ड एरियाज। जो 6 शेड्यूल्ड एरिया है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जो 6 शेड्यूल्ड एरिया उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन से एरिया है, वो बोडो है, बोडो लैंड या बोडो रीजन है। और उसके बाद है इसमें कार्बी हिल्स एरिया है, कार्बी हिल्स एरिया। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने आपको समझाया क्या है असमी नेशनलिज्म, अवेयर अबाउट कल्चर इन ऑफ आसाम। आसाम के लोगों को द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था कि जो हमारी असमी लैंग्वेज है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आपको मैं डेटा बताता हूं कि
जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो स्पीकर्स थे, जो बोलने वाले थे, वो 2001 का जो सेंसस हुआ है, असमी लैंग्वेज को 41% लोग बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सुन लेना है, बस लिखना नहीं है इसको। According to 2001 census, Asmi language speaker was total 41%, 41.13% of total language. मेरी बात समझ रहे हैं? 41.13% लोग थे जो असमी बोलते थे in 2001 census. जो that in 2022 and 2011 2011 में जो सेंसस हुआ है उसमें रह गया है 14.28%। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जहां लोग 41% असमी बोलते थे, अब उसमें संख्या रह गई है 14%। तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली है कि अगर इसको स्कूलों में अप्लाई नहीं किया गया तो हमारे बच्चे इसको भूल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर असमी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, दैट विल बी कंपलसरी, बट उस एरिया में नहीं पढ़ाई जाएगी जहां पर जो एरिया 6 शेड्यूल में है। मतलब जैसे बोडो लैंड है, बोडो एरिया है तो बोडो भाषा पढ़ाई जाएगी, कार्बी है तो कार्बी, यानी अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए ट्राइब्स ऑफ आसाम। ट्राइब्स ऑफ आसाम, आसाम की कौन कौन सी ट्राइब है उनकी हम कुछ बात कर लेते हैं। तो बहुत फेमस ट्राइब्स के नाम आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ नाम है जो आपको हमेशा याद रहते हैं। जैसे एक है गारो, है ना, खासी, उसके बाद है जयंतिया, है ना, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको हमेशा याद रहते हैं ट्राइबल्स के नाम। नेक्स्ट है इसमें हाजोंग, हाजोंग, हाजोंग इज रिलेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम। उसके बाद इसमें है राभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, राभा एंड बोडो, जो मेजर ट्राइब्स हैं। उसके बाद है इसमें इसोनोबाल, ये पूछ सकता है इस बार, सोनोबाल, हाँ सोनोबाल, सोनोबाल ये हो सकता है, ये पूछ ले एग्जाम। उसके बाद है खामाती, ठीक है। तो ये मेजर ट्राइब्स हैं, कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, हाजोंग। हाजोंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाजोंग जो है, हाजोंग ट्राइबल्स इज नॉट origin in India, that was migrant to Bangladesh to India। तो ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट किए। होजांग, होजांग इज ए बौद्धिस्ट कम्युनिटी, होजांग इज ए बौद्धिस्ट कम्युनिटी, तो ये ध्यान रखना है। तो राभा एंड बोडो, बोडो आप जानते ही हो, सोनोवाल और खामाती। तो बोडो तो बहुत फेमस है, बोडो जो ट्राइब्स है वो मूवमेंट भी चला रहे हैं फॉर द सेपरेट बोडोलैंड। तो ये है इसका मेजर ट्राइब्स। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें, जो असमी लैंग्वेज जो मूवमेंट है या नेशनलिज्म है, ये किस आर्टिकल से रिलेट करता है। तो किस आर्टिकल पे रिलेट करता है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस आगे ऐड कर लीजिए दैट असमी नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट या इज अ न्यूज या राइट इज रिलेट टू आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको राइट देता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, any section of the citizen residing in the territory of India of any part having distinct language, script or culture, it is on shall have the right to conserve the same। यानी भारत का कोई भी नागरिक
भारत की सीमा में रहता है तो वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, स्क्रिप्ट और अपनी संस्कृति को संभालने का उसका अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत ये लोग ने आंदोलन शुरू किया था, असमी राष्ट्रवाद। और तभी एक एक्ट आया है इन आसाम कि इन प्राइमरी स्कूल या स्कूल लेवल वुड बी प्रोवाइड इन असमी लैंग्वेज कंपल्सरी। उस समय तो ये क्वेश्चन 29 आर्टिकल से भी है। चलिए ठीक है, एक मेरा प्लान तो था क्लास को आगे बढ़ाने का, लेकिन अभी क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। और क्लास